अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है बोहर एटॉमिक मॉडल को डिटेल में। वन बाय वन हमने फाइंड आउट किए थे, एनर्जी भी, रेडियस भी फाइंड किया था इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिट में, इसकी अजम्पशंस भी डिस्कस की। आज के जो टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि इसके मॉडल में डिफेक्ट्स क्या थे, कौन से डिफेक्ट्स थे जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो आपने ये देखा होगा कि जितने भी हमने डिस्कशन की है, चाहे हम रेडियस फाइंड आउट कर रहे थे, चाहे हम रेडियस फाइंड करते थे या चाहे हम एनर्जी फाइंड कर रहे थे, एनर्जी, और इसके अलावा जब हमने वेव नंबर वगैरह फाइंड कर रहे थे, तो इन सब में एक वर्ड जो यूज़ होता था या एक ही एटम को हम यूज़ कर रहे थे, दैट वाज हाइड्रोजन एटम। तो उसने सिंपलेस्ट की एग्जांपल ले रहा था हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के अलावा वो किसी भी और एग्जांपल नहीं ले रहा, यानी मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एग्जांपल ले रहा था। तो ये इसका पहला पहला डिफेक्ट था कि ये मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रम को सिर्फ एक्सप्लेन कर सका है, पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो इससे हमारी जो पहला पहला जो डिफेक्ट बनता है, उसकी अगर हम हेडिंग दें तो हमारे पास बनती है ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम। यानी ये कौन से ओरिजिन वाले स्पेक्ट्रम को डिफाइन कर सकता था, सिर्फ उसने एक्सप्लेन किया सक्सेसफुली किसको, मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम को इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, इसने एक्सप्लेन किया है मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, इलेक्ट्रॉन सिस्टम लाइक हाइड्रोजन। और ये एक्सप्लेन नहीं कर सका किसको, डज नॉट एक्सप्लेन द पोली इलेक्ट्रॉन सिस्टम या कॉम्प्लिकेटेड एटम्स। पोली इलेक्ट्रॉन सिस्टम या हम बोलते हैं इसको कॉम्प्लिकेटेड एटम्स या आयंस को, कॉम्प्लिकेटेड आयंस और एटम्स। अब यहाँ से ये समझ लें कि मोनो इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं, ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। जैसे हमने बताया भी कि ये हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। तो ये सिर्फ हाइड्रोजन को इसने एक्सप्लेन किया या एक्सप्लेन किया हीलियम, बट हीलियम प्लस आयन को किया था। यानी इसका मॉडल अगर देखें तो मोनो इलेक्ट्रॉन था, तो हीलियम प्लस को एक्सप्लेन कर रहा था, हीलियम प्लस आयन जो था वो जस्टिफाई हो रहा था। इसके अलावा जो था हमारे पास लिथियम 2+, बेरिलियम 3+। अब ये देखें इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन था। ऐसा तो नहीं होता कि लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स वैसे प्रेजेंट हैं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है हमारे पास एक लिथियम का 1, 2 और 3। इसने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को था वो बाहर निकाला होता, बाकी इसके ऊपर चार्ज, इसीलिए हम क्या लिखते होते हैं 2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें से निकल चुके हैं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे जब Li2+ की, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम की जितने भी आयंस आ रहे थे या जितने भी एटम्स थे उनको एक्सप्लेन कर सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन वाला एटम हाइड्रोजन है और उसके बाद जो आयंस हैं ये हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर सका पॉली इलेक्ट्रॉन को। अब पॉली इलेक्ट्रॉन में आपके पास किसकी एग्जांपल, हीलियम को वैसे नहीं आयंस की फॉर्म में कर सका है, लेकिन हीलियम एटम को नहीं कर सका, लिथियम एटम को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, बेरिलियम एटम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सका जब इसके इनके आयंस में वो भी जब 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता था। तो ये इसका पहला पहला डिफेक्ट था। इसके बाद इसका डिफेक्ट जो सेकंड है वो है हमारे पास है फाइन स्ट्रक्चर और मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। सेकंड हेडिंग हमारे पास आ जाएगी
स्पेक्ट्रल लाइंस की डिवीजन हो जाना फर्दर। फाइन स्ट्रक्चर और मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्ट्रक्चर, ये आपके पास सेकंड हेडिंग आ जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस, ये आपके पास सेकंड हेडिंग। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आपके पास माइक्रोस्कोप्स अगर हम देखें, हमारे पास होती हैं दो तरह की, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गई और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड और हम यूज़ कर लेते होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसकी जो, इनके लिए हम एक वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, रेजोल्यूशन। कितनी क्लियर पिक्चर ज़्यादा खुल के आएगी, वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, यानी अगर आपके पास बहुत छोटी सी चीज़ है उसको बहुत बड़ा करके दिखाएगी कौन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब ऐसे स्पेक्ट्रम, जो उसने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब यूज़ किया था, उसी स्पेक्ट्रम का हम जब करवाते थे, चेक करते थे उसकी रेजोल्यूशन, तो हर स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो फर्दर स्प्लिट हुई होती थी इनटू फर्दर लाइंस के अंदर। हर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो फर्दर स्प्लिट हुई होती थी स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर। इन लाइंस को बोलते हैं फाइन लाइंस। क्या बोलते हैं? फाइन लाइंस। और इनको बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, देखिए उसका सिर्फ यही था कि जब रेजोल्यूशन बढ़ाई गई थी तो उसके जो हमारे पास उसने जो दिया था स्पेक्ट्रम, जो उसने शो करवाया था हाइड्रोजन का या मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, उसी स्पेक्ट्रम की जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी रेजोल्यूशन बढ़ा कर चेक किया था, तो हर लाइन, हर स्पेक्ट्रल लाइन जो थी वो फर्दर स्प्लिट हो गई थी लाइंस के अंदर। उन लाइंस को उसने बोला था फाइन लाइंस या मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं। इसलिए इसकी हेडिंग दी थी मैंने, फाइन स्ट्रक्चर और मल्टीपल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट हो जाती थी। तो ये बहुत जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था, तो ये भी उसका डिफेक्ट था। तो इसमें आप अगर इसकी डेफिनेशन देखें, लिखते हैं तो डेफिनेशन लिख लें, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस while passing through high power resolution। जब हाई पावर रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर is called फाइन स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं उसको? हम फाइन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं या मल्टीपल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो स्प्लिट हो जाना स्पेक्ट्रल लाइंस का, जब उसको पास करवाया था, जब हमने हाई रेजोल्यूशन वाला कोई स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया था, तो स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग हो जाना फर्दर, उसको हम क्या कहते हैं? फाइन स्ट्रक्चर। और बोहर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था एक्चुअली। जैसे इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में जो देखा गया था, जो बार्मर सीरीज़ है, बार्मर सीरीज़ जो कि कब स्टार्ट होती थी? जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, चाहे वो N3 किसी भी शेल से जंप करता था, किसमें? N2 में। 2 सेकेंड शेल में जब वो जंप करता था तो उसको हम कहते थे बार्मर सीरीज़ आ जाती हैं, और वो यूवी रीजन में ड्रॉप कर रही होती हैं। अब बार्मर सीरीज़ के अंदर जब हाइड्रोजन अल्फ़ा, यानी कि हाइड्रोजन अल्फ़ा उसको नाम दिया गया था, तो जब इन सीरीज़ को हमने हाई पावर जो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से चेक किया था,
तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो फर्दर डिवाइड हुई हुई थी 5 कंपोनेंट्स लाइन के अंदर। जो एक स्पेक्ट्रल लाइन आ रही थी वो फर्दर डिवाइड हुई हुई थी कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस में, 5 के अंदर। ये इसके आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन अल्फा लाइन इन द बामा सीरीज फाउंड टू कंसिस्ट 5 कंपोनेंट लाइंस के अंदर। इस सब में वो एक बात कर रहा था कि जब तक बोहर्स का मॉडल था वो एक ही क्वांटम को एक्सप्लेन करता था, प्रिंसिपल क्वांटम को। क्वांटम नंबर हम डिस्कस करेंगे, क्वांटम नंबर को डिटेल में हम देखेंगे। क्वांटम नंबर एक्चुअली क्या होता है कि ये ना बताता है एग्जैक्ट पोजीशन के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, जो जिन ऑर्बिट्स में वो सर्कुलेट कर रहा है उस शेल के सब कौन से सब शेल के अंदर प्रेजेंट है, उसके लिए हम क्वांटम नंबर ये हमें डिस्क्राइब कर रहा होता है। जब तक क्वांटम बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में उसने कहा था कि सिर्फ एक क्वांटम नंबर है, दैट इज उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये उसने कहा था कि एक जो इसकी जो लाइंस थी वो सजेस्ट करी थी दैट ओनली वन क्वांटम नंबर, लेकिन जब हाई पावर रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से गुजारते हैं तो हर लाइन जो है वो फर्दर फाइन स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती थी, स्प्लिट हो जाती थी। तो इसका मतलब ये था कि एक क्वांटम नंबर जो है वो सफिशेंट नहीं है बताने के लिए कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस का ओरिजिन क्या है। यानी कि एक क्वांटम नंबर डज नॉट सजेस्ट नहीं इज नॉट सफिशेंट to explain the origin of various spectral lines। यानी जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं उसने सिर्फ एक बेस लेकर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बेस पे उसने उन स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये उसका डिफेक्ट था कि सिर्फ एक क्वांटम नंबर जो है वो सफिशेंट नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें फर्दर कोई और भी क्वांटम नंबर इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन से हैं वो बाद में पता चले थे। इसके बाद इसका जो थर्ड डिफेक्ट आया था दैट वाज एटॉमिक मॉडल के बारे में, कि एटॉमिक मॉडल की शेप कैसी है। ये भी इसका एक डिफेक्ट था बोहर का। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक ही जो है ना मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए परफेक्ट था, लेकिन पॉली इलेक्ट्रॉन के लिए ये बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। अच्छा, थर्ड लिखें इसका। थर्ड है हमारे पास एटॉमिक मॉडल इज़ नॉट फ्लैट। एटॉमिक मॉडल इज़ नॉट फ्लैट। जब हमने इसकी अजम्पशंस पढ़ी थी ना, अजम्पशंस में मैंने ये कहा था कि इसकी अजम्पशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो होते हैं ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट्स सर्कुलर ऑर्बिट्स, इसने वर्ड यूज़ किया था सर्कुलर ऑर्बिट्स का। यानी इलेक्ट्रॉन उसने कहा था मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड द न्यूक्लियस। इट मीन्स कि ये फ्लैट है। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च की गई थी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च एटॉमिक मॉडल फ्लैट नहीं है। एटॉमिक मॉडल इज़ नॉट फ्लैट, यानी मोशन जो इलेक्ट्रॉन की है वो 3 डायमेंशनल है। आप ये वाली बनाते हैं तो ये 3 डायमेंशनल नहीं होती। 3 डायमेंशनल यानी तीनों एक्सिस पे एक्स वाई एंड जी, इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। तो 3D भी वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं। 1D नहीं है उसने कहा। तो ये जो 1 डायमेंशनल था ये उसकी सर्कुलर ऑर्बिट्स तो हम ऐसे शो करवा रहे हैं, बट ये इसकी डायग्राम ऐसे बिल्कुल नहीं होती। यानी कि इसका पाथ जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का बिल्कुल ऐसा नहीं है। मॉडर्न रिसर्च के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल है। अब 3 डायमेंशनल कैसी, ये आपने देखी भी होगी कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह हैं कुछ, इन दिस वे। इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल, यानी ये तीनों एक्सिस में जो है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, तीनों एक्सिस से हम उसकी देख सकें। तो ये जो थी ये सिंगल प्लेन पे थी,
सिंगल प्लेन या आप बोल सकते हैं वन डायमेंशनल, और ये है थ्री डायमेंशनल। तो बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम सिंगल प्लेन भी कहते हैं। और ये उसका डिफेक्ट था, इलेक्ट्रॉन कभी भी सिंगल प्लेन में मोशन उसकी नहीं पॉसिबल, उसकी मोशन जो होती है वो थ्री डायमेंशनल होती है, इलेप्टिकल होती है ऑर्बिट्स में। तो ये उसका बोहर का जो था ये भी डिफेक्ट था, उसने सजेस्ट किया था सर्कुलर ऑर्बिट्स का। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। फोर्थ आपके पास जो इसका डिफेक्ट शो होगा वो है ज़ीमैन इफेक्ट। इसमें डिफरेंस यूँ ही आता है, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। तो ज़ीमैन इफेक्ट and Stark effect. Stark effect. ज़ीमैन इफेक्ट जो है उसने कहा था कि जो स्पेक्ट्रल हमें मिला है, जो हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लिया है, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, हमने स्पेक्ट्रम में भी टाइप्स पढ़ी थी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। तो जो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम आया है हमारे पास, इसमें मैंने डिफरेंस भी आपको बताया हुआ है। इस स्पेक्ट्रम को जब उसने इस स्पेक्ट्रम, जैसे ये हमें इसका स्पेक्ट्रम मिला था, ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में क्या था कि जब उसने इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया था। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि एक साइड पे उसका नॉर्थ पोल और एक साइड से उसका साउथ पोल। जब उसने मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोवाइड किया था तो हर स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो फर्दर डिवाइड हो गई थी फाइन लाइंस के अंदर, जब वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा था। और इसी तरह जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता था तो भी हर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाती थी फर्दर लाइंस के अंदर, जिसको हमने अभी बताया, मैंने फाइन स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था किसके ऊपर, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। तो स्पेक्ट्रल लाइन का फर्दर स्प्लिट हो जाना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में ज़ीमैन इफेक्ट कहलाता है। तो ये जो है बोहर ने इसके बारे में बिल्कुल भी सजेशन नहीं दी थी कि ये किस तरह से है, ये फिनोमिना क्यों हो रहा है। तो ये भी इनके दोनों डिफेक्ट्स थे। अब इसकी अगर आप डेफिनेशन लिख लें, व्हेन द एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज प्लेस्ड, या आप लिखें डायरेक्ट इसकी, द स्प्लिटिंग ऑफ spectral line into number of closely spaced lines in the presence of magnetic field, in the presence of magnetic field, यानी जब हम इसके स्पेक्ट्रम में को मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो हर स्पेक्ट्रल लाइन की फर्दर उसकी स्प्लिटिंग हो जाना किस में, क्लोजली स्पेस्ड लाइंस के अंदर, इसको हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। अब ज़ीमैन इफेक्ट जो था उसके बाद आप स्टार्क इफेक्ट इसी तरह लिख लें। तो स्टार्क इफेक्ट में आएगा द स्प्लिटिंग ऑफ spectral lines into number of closely spaced lines in the presence of इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इसको मिक्स अपना करिएगा, ये ना हो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज़ीमैन इफेक्ट में लिख देंगे कि
क्योंकि डिफरेंस सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का है। आप अगर इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ये गलत होगा आपका क्वेश्चन। तो इसकी डेफिनेशन आपने ज़रूर अच्छे से याद करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्टार्क इफेक्ट के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ है जब जीमैन इफेक्ट के अंदर। तो इसकी एक एग्जांपल भी दे दें कि जैसे टू लाइंस एमिशन स्पेक्ट्रम जब सोडियम की थी, उसकी जो टू लाइंस थी, उसमें आती थी टू लाइंस, कितनी आ रही थी, टू लाइंस आती थी। तो उसकी जो टू लाइंस थी वो फर्दर डिवाइड हो जाती थी जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे। उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो हर लाइन जो है वो क्लोजली स्पेस लाइंस के अंदर स्प्लिट अप हो जाती थी। ये इसके जीमैन इफेक्ट में स्पेसिफाइड जो किया गया किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। और ये मैंने आपको बताया कि बोहर जो है वो इसको डिस्क्राइब नहीं कर सका कि ये इफ़ेक्ट क्यों हुआ है, ये फिनोमिना क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से ये भी उसका डिफेक्ट था। इसी तरह आप स्टार्क इफेक्ट में एग्जांपल देते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन, जो स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रम स्प्लिट्स हो जाता था, स्प्लिट अप इनटू कंपोनेंट्स लाइन के अंदर, कंपोनेंट्स लाइंस में, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। EF से मैं शो कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे ये एग्जांपल आ गई आपके पास स्टार्क इफेक्ट की। ये एग्जांपल किसकी आ गई है, स्टार्क इफेक्ट की। तो ये टोटल जो थे हमारे पास इसके डिफेक्ट्स थे, इसको आप याद कर लें। पहला जो है आपके पास मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि बोहर ने जो डिस्क्राइब किया था वो मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम को किया था, पॉली इलेक्ट्रॉन को नहीं किया था। इसकी आप एग्जांपल याद रखिएगा। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी आयंस आ जाते हैं मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वो हीलियम प्लस है। लिथियम का भी मैंने आयन आपको बताया हुआ है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि बेरियम का होता है Be+3 का। तो इसके बाद जो इसका सेकंड था वो था फाइन स्ट्रक्चर के बारे में। तो फाइन स्ट्रक्चर यानी कि इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस का फर्दर डिवाइड हो जाना, किसमें, फाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर आ जाना। जब इसकी हाई पावर रेजोल्यूशन फोटोमीटर से गुजारा तो हर स्पेक्ट्रल लाइन को फर्दर स्प्लिट होना, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ये फिनोमिना क्यों हुआ है। तो ये भी इसका डिफेक्ट था। तो क्योंकि ये भी आप याद रखिए, क्योंकि वो किस वजह बेस पे कर रहा था, वो सिर्फ एक क्वांटम नंबर की बेस को लेकर जा रहा था। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा था कि एक क्वांटम नंबर नहीं है, इसके अलावा और भी क्वांटम नंबर हैं जिसकी बेस पे हम स्पेक्ट्रम को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा उसने बताया हुआ था कि ये फ्लैट है, ये 1D डायमेंशनल है, इसकी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं होता था, क्योंकि इसकी मोशन जब मॉडर्न रिसर्च हुई थी तो इसकी जो मोशन थी वो 3 डायमेंशनल थी। तो ये भी इसका डिफेक्ट शो हुआ था। लास्ट में हमने जो 4 इसका डिफेक्ट पढ़ा है वो जीमैन इफेक्ट पढ़ा है, 5th हमने स्टार्क इफेक्ट पढ़ा है। जीमैन में हमने ये डिस्कस किया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती थी तो इसकी स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट होती थी क्लोजली स्पेस्ड लाइंस के अंदर। स्टार्क इफेक्ट में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती थी तो भी यही फिनोमिना हो रहा था। तो बहुत इसको भी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये इसके डिफेक्ट्स हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट में डिफरेंसेस हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टार्क इफेक्ट में लिख देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीमैन में लिख देते हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो ये टोटली रॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए इसको आपने कंसीडर करना है केयरफुली। तो आज के जो है हमारे पास बोहर की थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद के जो हमारे होंगे वो इंशाल्लाह मॉडर्न थ्योरीज यानी वेव पार्टिकल थ्योरी भी है वो पढ़ेंगे। एक्सरे का हमने बेसिकली तो पढ़ना है कि एक्सरे जो है वो क्या चीज़ होती है, किस तरह से ये रेडिएशंस जो हैं वो बनती हैं, कहाँ यूज़ होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बोहर का जो है हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके एजम्पशंस पढ़ी हैं। इसका रेडियस इलेक्ट्रॉन के किसी भी शेल तक इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे उसका रेडियस कितना है न्यूक्लियस से। फिर अगर वो वहाँ पे है तो उसके जो
एनर्जी कितनी है किसी शेल में है, और अगर वो मूव करता है किसी एक शेल से दूसरे शेल में तो कितनी एनर्जी एमिट करता है, एब्जॉर्ब करता है, ये भी हमने देखा है। लास्ट में हमने इसके डिफेक्ट्स को डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ तक आज के लिए जो है ये हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।